तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। बहुविकल्पीय प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है। आज तीसरा वीडियो आने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं प्रकाश से रिलेटेड बहुविकल्पीय। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, इनमें से कोई नहीं। देखो, प्रकाश जो है हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है, हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है माध्यम का। सबसे पहले प्रकाश जो है विरल माध्यम से किसमें जा रहा है, सघन में जा रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है। प्रकाश हवा से कांच में, तो हवा जो है विरल माध्यम है और जो कांच है सघन माध्यम है। जब ये इस तरीके से जाएगा तो प्रकाश किरण ये आएगी तो ये लंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो कोण होगा आई, ये r से ज्यादा होगा। I इज ग्रेटर देन r। तो जो अपर्तनांक होगा, वैसे भी याद रखना है आपको, जो अपर्तनांक है कांच का वो ज्यादा होता है। म्यू की जो वैल्यू है वो हवा से ज्यादा होती है, अपर्तनांक का वैल्यू ज्यादा होता है। तो ये रिलेशन से रिलेटेड है। अब ये कहता है प्रवेश करती इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी। तो जो तरंगदैर्ध्य का रिलेशन है वो रिवर्स रिलेशन है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/म्यू। तो तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है तो अपर्तनांक बढ़ रहा है तो तरंगदैर्ध्य क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा घटता हुआ कण। तो देख लेते हैं सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे तरंगदैर्ध्य क्या होगी, घटेगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है। कभी कभी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और अपर्तनांक में क्या संबंध है, रेसिप्रोकल रिलेशन है या व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सभी को पता है बैंगनी रंग का सबसे कम होता है और रेड कलर का सबसे ज्यादा होता है। तो ये याद रखना। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न भी हमें नहीं आते हैं। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी बनता है। दर्पण की बात की गई है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा और आभासी बनता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो केवल और केवल उत्तल दर्पण में बनता है और छोटा भी बनता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो गोलीय दर्पण है उसको हम किस में डुबो रहे हैं, पानी में डुबो रहे हैं। दर्पण है, दर्पण में परावर्तन की घटना होती है। परावर्तन की घटना में माध्यम चेंज नहीं होता है। जब माध्यम चेंज नहीं होता है तो यहाँ पर जो फोकस दूरी है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अचर रहेगी। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में पूछा गया है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन और अपवर्तन। तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये घटना होती है जो कि प्रकाशिक तंतु में होती है, बहुत ज्यादा यूज इनका किया जाता है। नेक्स्ट है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो सभी को पता है लाल रंग का, नहीं है पता तो याद रखें लाल रंग के, इसीलिए हम लोग डेंजरस सिग्नल प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है। लैम्डा है, कैंडला है, डायोप्टर। तो डायोप्टर है, या कभी कभी प्रति मीटर भी दे देगा या प्रति सेकंड भी देगा, सारे ही आंसर सही है। डायोप्टर होगा, प्रति मीटर होगा और प्रति सेंटीमीटर होगा। तो ये भी वैल्यू, ये सही प्रश्न है। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। लाल, पीला, नीला और बैंगनी। तो कांच के लिए पूछा गया है अपवर्तनांक अधिक होना है। अपवर्तनांक अधिक होने का मतलब सबसे ज्यादा जो है अपवर्तनांक की वैल्यू किस रंग के लिए होगी। तो ये होगी बैंगनी रंग के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। बैंगनी रंग जो है सबसे ज्यादा जो है डेविएटेड होता है, या उसका मार्ग से जो विचलन है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इसका सही आंसर है बैंगनी रंग। नेक्स्ट है, इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रश्न आया है और बहुत बढ़िया तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूछ रहा है कि इनमें से किन जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। पानी, हवा, कांच, पानी, कांच, हवा और कांच, कांच। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आंतरिक परावर्तन की घटना होती क्या है। तो आंतरिक परावर्तन की घटना को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये मैंडेटरी कंडीशन है, ये सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम से गमन करनी चाहिए विरल माध्यम की तरफ। दो कंडीशन इसमें लगती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ।
और यदि वो पुनः उसी माध्यम में आ जाती है तो इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे अगर हम एक अभिलंब ड्रॉ करें तो ये वैल्यू जो होगी आपतन कोण हो गया, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो अपवर्तन कोण की, तो यहाँ पर हम उसको परावर्तन कोण कहेंगे। तो एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण में क्या होता है कि यहाँ से जो रे आ रही होती है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है अपवर्तन कोण के लिए, ये रिलेशन होता है। तो अब देखिए क्या पूछता है, इनमें से किन जोड़ों के लिए। तो देखिए यहाँ पे पानी हवा है, हो नहीं सकता, बिरल से सघन है। कांच और पानी है, ये होगा। कांच हवा है, ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। फिर है कांच कांच, तो कांच कांच ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इन दोनों में संभावना है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूनतम होगा, तो अब कांच और हवा में न्यूनतम होगा या कांच पानी में न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे देखिए कांच और हवा वाला, क्योंकि पानी फिर से क्या है डेंसर मीडियम है, तो सबसे बढ़िया जो जोड़ा बन रहा है सघन और बिरल वाला वो बन रहा है कांच और पानी का। एक और बात बता दूं कि होता क्या है, जब यहां से ये जाएगा तो किसमें हवा में ये ज्यादा क्या करेगा, अभिलंब से दूर हटेगा। ये अभिलंब है, इस अभिलंब से दूर ज्यादा हटेगा, तो इसके कम मान के लिए ये वाला मान जो है कम आएगा, उसी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रांतिक कोण न्यूनतम रहेगा। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कांच हवा। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। तो इसको हम फिट कर देते हैं, तो ये रहेगा कांच हवा, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना जो बेसिक नॉलेज है उसको यूज करना है, इस तरीके से आप प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान। थोड़ा देर पहले भी ये प्रश्न आया था, तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक में रिलेशन। मैंने आपको बताया था कि ये रिलेशन इस तरीके का होता है, देखिए लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/μ। कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब सीधे देखिए तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। तो ये आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा ये वाला आंसर। तो इसको फिट कर देते हैं और देखते हैं तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ घटेगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप प्रश्नों के हल कर सकते हैं। अगला है दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है, यदि दर्पणों के बीच 60 डिग्री का कोण हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो समतल दर्पण वाला, हालांकि ये वाला पोर्शन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है 12th क्लास में, लेकिन ये 10th क्लास में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो 5 हो जाएगी, बिल्कुल सही है। ये एंगल के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इस प्रश्न को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं 12th के लिए। तो अगला जो प्रश्न है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास लिखा गया है दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर फोकस दूरी होगी। दो लेंस हैं और उनको हम संयुक्त करते हैं। एक की क्षमता हम इसको लिख देते हैं P1 -15D P2 +5D। जब दो लेंसों को एक दूसरे के साथ संयुक्त किया जाता है या संयोजन में रखा जाता है तो क्षमताएं हमेशा जुड़ती हैं, यानी कि P = P1 + P2 होगा। और यहीं पे अगर आवर्धन क्षमता पूछी जाए तो आवर्धन क्षमता हमेशा M = M1 × M2 होती है, ये गुणा होती है और ये जुड़ती है। और फोकस दूरियां रेसिप्रोकल में योग होती है। तो फिलहाल इस पे कर लेते हैं। तो पहले की है -15, दूसरे की है +5, तो हमारे पास -10 आ गया। ये संयुक्त लेंस, अब उसको हम संयुक्त लेंस कहेंगे। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी है, -10, और किसमें है, डायोप्टर में। अब फोकस दूरी याद करनी है तो F = फॉर्मूला होता है 1/P, या आप कह सकते हैं P = 1/F, जैसे भी आपको समझना है। तो सॉल्व करें इसको, ये -10 है = 1/, और F हो जाएगा। तो F = 1/-10 हो गया। तो या तो आप इसको 0.1, अब ये आंसर आएगा आपका मीटर। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला लिखा गया ये मीटर के लिए है। यदि आपने सेंटीमीटर में बताना है तब आप यहाँ पे 100 लिखेंगे, तो इस हिसाब से आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों ही पद्धतियों में आंसर हो सकते हैं, मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो देखते हैं किसमें आंसर दिया है, -10 सेंटीमीटर दिया है, यही इसका सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं -10 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में हैं
का समतुल्य लेंस होगा। दो उत्तल लेंस हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे, पहला भी उत्तल है दूसरा भी उत्तल है, तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि किसकी क्षमता ज्यादा है। तो दोनों उत्तल ही है तो वो उत्तल लेंस की तरह ही क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो बिल्कुल सही है। और जो प्रभावी होगा उनके हम क्या करें, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी का यूज करेंगे, दोनों की जो क्षमताएं होंगी उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। नेक्स्ट, यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों तो तब संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। आपको संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है। संयुक्त फोकस दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। वही फॉर्मूला है, p इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2। यहाँ पे ये हो जाएगा तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/f, तो ये हो जाएगा 2/f। हमें f की वैल्यू चाहिए तो f इज इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी f अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको ठीक उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर है ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/f था, उल्टा करेंगे f अपॉन क्या हो जाएगा, 2/f था तो ये हो जाएगा f/2। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी f/2। तो वो चेक कर लेते हैं, f/2 बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी आंकिक प्रश्नों में भी ये इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर, 20 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर और ये। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लगातार एक जैसे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ पे पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, f की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, p इज इक्वल्स टू, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपॉन f होगा इज इक्वल्स टू, इसको 100 में लिख लेते हैं, इसको 20 में लिख लेते हैं, ये कट गया और ये हो गया 5 डायोप्टर। अब देखिए, यदि लेंस की कुछ लिखा नहीं है कौन सा लेंस है, अगर उत्तल अवतल भी लिखा जाए तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे केवल आप 5 डायोप्टर कह देंगे, ये सही आंसर रहेगा। और इसको हम कर देते हैं क्विट और चेक करते हैं, 5 डायोप्टर इज राइट आंसर। तो इस तरीके से जो प्रकाश से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं। आगे एक और चैप्टर के प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न है, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है। तो काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। थोड़ा हायर लेवल का प्रश्न है लेकिन पूछा जाए तो फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है अपवर्तन का, परावर्तन का, अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का। तो यहाँ पर जो इंद्रधनुष है इसमें परावर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है, परावर्तन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और प्रकीर्णन की घटना भी होती है। तो सही आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है, ईथर कण, वायु, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का हमने पूरा सिद्धांत पढ़ा हुआ है, तो ये वाला है। हालांकि और भी है यहाँ पे मेथड, लेकिन फिलहाल हमारे कोर्स के हिसाब से हम इस पे टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता है। तो प्रकाश जब हम पढ़ते हैं तो प्रकाश के दो सिद्धांत चलते हैं, एक कण सिद्धांत चलता है, एक तरंग सिद्धांत चलता है। जो तरंग सिद्धांत है उस पर आधारित जो घटनाएं हैं वो विवर्तन की है, व्यतिकरण की घटना है। और जो कण सिद्धांत है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास है और एक कॉम्पटन इफेक्ट होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है और प्रकाश विद्युत प्रभाव है। तो यहाँ पे विवर्तन की तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता है। तो तरंग सिद्धांत से किसको नहीं समझाया जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव को। मैं पहले ही आपको बता चुका था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कण सिद्धांत को सपोर्ट करता है, उसको हम कण सिद्धांत से समझ सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है लेंस द्वारा, दर्पण द्वारा, पोलेरॉइड द्वारा, प्रिज्म द्वारा। तो ध्रुवित करना है, ध्रुवित की जो घटना होती है, ध्रुवण की जो घटना होती है वो पोलेरॉइड्स में होती है। तो यहाँ पे पोलेरॉइड सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है सूक्ष्मदर्शी से, स्फेरोमीटर से, स्पेक्ट्रोमीटर से और प्रिज्म से। तो स्पेक्ट्रोमीटर होगा,
इसे भी इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आसमान का जो रंग नीला दिखाई देता है वो परकीड़न की घटना के कारण दिखाई देता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा परकीड़न। नेक्स्ट है प्रकाश किरणों के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश किरण किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उसके जो कोने होते हैं उनसे मुड़ जाती है, उस घटना को कहते हैं विवर्तन की घटना। तो यहाँ पे विवर्तन सही आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। यदि एक पतली पारदर्शक सीट को यंग द्वि स्लिट के सामने रखा जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो पारदर्शी सीट है, फ्रिंज की चौड़ाई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगी, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट है यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? थोड़ा सा फॉर्मूला देख लें क्या है। यहाँ पे होता है बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी। तो लैम्डा के बीटा ये चौड़ाई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की तरंग की लंबाई की। तो तरंग की जो लंबाई है वो दुगनी हो रही है, तो यहाँ पे ये भी दुगना हो जाएगा। तो देख लेते हैं इस आंसर को, तो यहाँ पे हो जाएगा दुगनी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ध्रुवण कोण की स्पर्शा पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, यह नियम कहलाता है। ये अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये ब्रूस्टर का नियम है। हाइजेन के द्वितीय तरंग सिद्धांत का व्यवहार होता है तरंगार के ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने में, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत की व्याख्या करने में, व्यतिकरण घटना की व्याख्या करने में, ध्रुवण की व्याख्या करने में। तो ध्रुवण की व्याख्या भी अलग तरीके से होती है, व्यतिकरण की व्याख्या यंग वाले में होती है, अलग तरीके से होती है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत हम उसके बाद पढ़ते हैं। तरंगार होना चाहिए, तरंगार के ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने पे। तो जो हाइगेन्स का प्रिंसिपल है वो हमें बताता है कि जो तरंग है वो हमेशा तरंगार के रूप में आगे बढ़ती है और माध्यम में नए नए तरंगार्क बनते रहते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने से मतलब है तरंगार्क जो बनते हैं। नेक्स्ट है साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, जिसका कारण है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका है प्रकाश का व्यतिकरण, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना बुलबुले के अंदर होती है, तो इस तरीके से वो रंगीन दिखाई देता है। फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से निश्चित दूरी पर, संपर्क में अनंत दूरी पर। तो ये अनंत दूरी पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट है सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, विचलन घटता है। ये प्रश्न में आपको जो पिछला चैप्टर मैंने बताया उसमें बता चुका हूं। देखिए विचलन बढ़ेगा, जो बैंगनी रंग है उसका विचलन ज्यादा होता है। अब विचलन ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक की घटना कम होगा, अपवर्तनांक कम हो जाएगा, तो ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है मरीचिका का कारण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल सही है। मरीचिका की घटना जो कि डेजर्ट में होती है, रेगिस्तान में होती है, वहां पर जो है एक हमारे मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि कहीं पे पानी है या इस तरीके का। तो ये मरीचिका की घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है आपके पास प्रश्न, एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है, वह है। तो अनुप्रस्थ तरंग को सिद्ध करने के लिए हमारे पास पूरा एक चैप्टर जो दिया गया है वो है ध्रुवण वाला चैप्टर। तो ये निश्चित तौर पे ध्रुवण की घटना होगी और ये बिल्कुल सही है। तो आज हमने 2 चैप्टरों के बहुविकल्पीय प्रश्न देखे। आप इन प्रश्नों को समझिए, बहुत आसान प्रश्न है। बस एक बार आपने देख लिए या समझ लिए तो आप कर पाएंगे, पेपर में आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 4 जो ऑप्शन होंगे कहीं ना कहीं एक बार आपने पढ़ा होगा तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ये इसका सही आंसर है। और जहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पे मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर इन प्रश्नों से हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी करने में। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें और स्वस्थ रहें।